दो आपके पास फॉर्म होती है। अगर आप कोई स्केलर आपके पास फंक्शन है, तो अगर कोई भी कर्व है, उस कर्व के अलोंग अगर आप किसी स्केलर फंक्शन का इंटीग्रल मालूम करना चाहते हैं, तो फिर ये जो आपके पास कर्व है, इसके ऊपर अगर आप इसका कोई भी एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं, तो जैसे ये डी आर बार है, तो इसका जो आपके पास मैग्नीट्यूड होता है वो डी एस होता है। ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है आपके पास डेट इज डी एस। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर बार है डेट इज इक्वल टू डी एस। तो आप ये कहते हैं कि अगर कोई भी, यानी इस ये जो कर्व जिस स्पेस में इसके हर पॉइंट पे कोई स्केलर फंक्शन एफ डिफाइन है, तो अब आप उस स्केलर फंक्शन का इंटीग्रल इस कर्व के साथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये जो एफ है इसको आप ये जो डी एस है इससे आप मल्टीप्लाई करके इस पूरे कर्व के ऊपर आप इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये तो आपके पास लाइन इंटीग्रल होता है स्केलर फंक्शन के लिए। अगर आपके पास कोई वेक्टर फंक्शन है, तो वेक्टर फंक्शन में ये होता है कि जहाँ पे आपको कर्व दिया हुआ है, तो उसके हर पॉइंट के ऊपर कोई वेक्टर जो होता है वो डिफाइन होता है, यानी आपको एक वेक्टर फील्ड जो होती है वो आपको गिवन होती है वी। तो अब अगर आप ये जो वेक्टर फील्ड है, तो इसके लिए जो कर्व आप इसके ऊपर जो डिफरेंशियल एलिमेंट होता है इसके लेंथ का डेट इज डी आर बार। तो आप ये करते हैं कि ये जो ये जैसे ये वेक्टर है आपके पास वी बार, तो आप इसकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं जो इस कर्व के ऊपर आपके पास डिफरेंशियल एलिमेंट है डी आर बार, और फिर आप इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं इस पूरे कर्व के ऊपर। ठीक है ना, तो ये जो है फिर ये इस वेक्टर का आपके पास लाइन इंटीग्रल होता है। ठीक है, तो ये दो टाइप्स के आपने लाइन इंटीग्रल पढ़े, स्केलर के लिए और वेक्टर के लिए। तो अभी जो लाइन इंटीग्रल है ना, इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम किस तरह लाइन इंटीग्रल को हम डिफरेंशियल फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? तो लाइन इंटीग्रल इन डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो फर्ज करें कि हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड है। ठीक है ना, तो ये आपके पास कोई वेक्टर फील्ड है एफ बार। इसके जो कंपोनेंट है वो मैं कैपिटल एम ले लेता हूँ, ये इसका एक्स कंपोनेंट है एम आई, और इसका जो वाई कंपोनेंट है उसको मैं एन ले लेता हूँ, और इसका जो जेड कंपोनेंट है उसको मैं पी ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक स्पेस में वेक्टर फील्ड है। तो एफ बार इज ए वेक्टर फील्ड इन स्पेस। ठीक है, तो ये आपके पास कोई कर्व है सी, और ये इसके ऊपर कोई भी पॉइंट है, और ये किसी कर्व के किसी भी पॉइंट को आप पैरामीटराइज करने के लिए आप जो है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है आप लिखते हैं, जो उस कर्व के किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताता है और उस कर्व को पैरामीटराइज करता है। तो जैसे पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, ये पॉइंट पी आपके पास ये इस कर्व के ऊपर पॉइंट है, तो इसकी पोजीशन हम ये ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर आर बार की मदद से मालूम करते हैं। तो उसको जब हम लिखेंगे तो हम किस तरह लिखेंगे? जो आर बार है आपके पास ये होगा एक्स आई प्लस वाई जे एन प्लस जेड के। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप डिफरेंशियल आर बार निकालेंगे, तो मैं खाली डिफरेंशियल निकाल रहा हूँ, तो आप डिफरेंशिएट कर लेंगे टर्म बाय टर्म, तो ये जस्ट ये डी एक्स आई हो जाएगा, ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स प्लस डिफरेंशियल ऑफ वाई और प्लस डिफरेंशियल ऑफ जेड के। ठीक है ना, तो ये डिफरेंशियल ऑफ आर बार है। ठीक है, तो अब ये जो वेक्टर फील्ड है, अगर मैं इसका लाइन इंटीग्रल निकालता हूँ इस कर्व के ऊपर, तो ये जो वेक्टर फील्ड है मेरे पास, इसकी मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है पोजिशन वेक्टर का इसके साथ। ठीक है ना, तो अब इसमें अगर आप वैल्यूज रखेंगे और डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये इसके डिफरेंशियल फॉर्म आ जाएगी आपके पास। तो एफ बार आपके पास इसको अगर आप पुट करें, तो ये आपके पास क्या ये है एम आई प्लस एन जे एन प्लस पी के। ठीक है, ये इसकी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम डिफरेंशियल
ऑफ आर बार के साथ जो कि आपके पास डी एक्स आए प्लस डी वाई जे, ये डिफरेंशियल ऑफ वाई है, और ये प्लस डिफरेंशियल ऑफ जेड के। तो अब डॉट प्रोडक्ट हम किस तरह लेते हैं कंपोनेंट फॉर्म में, तो इसका एक्स कंपोनेंट इसका एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरीके से ये मेरे पास जो ये जो वेक्टर है इसकी ये जो लाइन इंटीग्रल है ओवर दिस कर्व सी, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म आ जाएगी। तो डिफरेंशियल फॉर्म हम वेक्टर फंक्शन के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो ये इंटीग्रल निकालेंगे ओवर कर्व सी, तो ये एम डी एक्स हो जाएगा प्लस ये एन जो है मल्टीप्लाई होगा डिफरेंशियल ऑफ वाई से, और ये जो आपके पास पी है ये मल्टीप्लाई होगा डिफरेंशियल ऑफ जेड से। तो ये जो है इस लाइन इंटीग्रल की डिफरेंशियल फॉर्म है। ठीक है, तो दैट इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर। ठीक है ना, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे एग्जांपल हम करते हैं जिसमें हमें डिफरेंशियल फॉर्म जो है इसको हम यूज करेंगे। ठीक है ना, अब जैसे ये आपने इवेलुएट करना है ये लाइन इंटीग्रल, तो ये जो है डिफरेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम एक ही दफ़ा इंटीग्रल लगाते हैं, वो अंडरस्टूड होता है कि वो दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। तो ये हमने लाइन इंटीग्रल निकालना है, तो इसमें सी इज द पैराबोलिक आर्क गिवन बाय, तो ये एक जो पैराबोला है उसके ऊपर ये एक आर्क आपको गिवन है, ये आपका गिवन कर्व है सी फ्रॉम 4 0 से 1 3 तक। ठीक है ना, तो इस कर्व के अलोंग हमने इस लाइन इंटीग्रल को जो है इवेल्युएट करना है। तो अब इसमें ये वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई है। और जो सी है आपके पास ये आपके पास जो है ये आपके पास जो है ये कर्व है फ्रॉम 4 0 से इस पॉइंट तक ये कर्व है आपके पास, ये इस पैराबोला के ऊपर ये आर्क है आपके पास, इस तरीके से आप इसको ट्रेवर्स कर देंगे, सी है और ये पॉइंट जो है 1 3 है। तो ये आर्क गिवन है y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 4 0 to 1 3। ठीक है, तो आप इसको पैरामीटराइज कर सकते हैं आसानी के साथ। आप सिंपली इसको अगर आप कर्व की पैरामीट्रिक फॉर्म अगर आप लिखते हैं सर कि सर हमने ये ग्राफ तो नहीं बनाना होगा ना? ग्राफ अगर जी। आपसे कहा जाए तो आप बना सकते हैं उसको, मतलब वो एक रफ डायग्राम तो आप बना सकते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, तो x को अगर आप t ले लेंगे तो सिंपल पैरामीटराइजेशन क्या हो जाएगी आपके पास, इसमें x की जगह t रख देंगे, तो x t है तो y आपके पास हो जाएगा 4t माइनस टी स्क्वायर। तो अगर क्योंकि आपने x को t के बराबर सपोज किया, तो इस पैरामीटर t की वैल्यू
क्या होंगी जब आप यहाँ पे 40 से 13 तक जा रही है, इनिशियल पॉइंट है तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, तो T4 से T1 तक है, तो ये जो है T की इनिशियल वैल्यू 4 है, और जो यानी आप इस पॉइंट से स्टार्ट हुए यहाँ पे x4 है और फिर इस पॉइंट तक गए तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 है। ठीक है ना, तो ये आपके पास सिंपल पैरामीटराइजेशन है। तो अब इसमें जो है आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो डिफरेंशियल ऑफ x, मतलब ये कैलकुलेट करने के लिए y आपको पता है इन टर्म्स ऑफ t, x पता है, तो dx और dy भी निकालने हैं अब इन टर्म्स ऑफ t, तो यहाँ से जो डिफरेंशियल ऑफ x होगा आपके पास वो होगा dt, और यहाँ से जो डिफरेंशियल ऑफ y होगा आपके पास, ये आपके पास होगा 4t का डेरिवेटिव होगा 4, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा -2t और dt, एंड मतलब आप डेरिवेटिव निकालते हैं dy और dt को आपने वहां पे शिफ्ट कर दिया तो ये डिफरेंशियल आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो अब फिर हम इस लाइन इंटीग्रल को फिर हम निकालते हैं। सो अलोंग दिस कर्व, ये है y dx y dx प्लस एक्स स्क्वायर dy। ठीक है, तो जो t की लिमिट है वो है 4 से 1, y आपके पास है 4t माइनस टी स्क्वायर, और जो डिफरेंशियल ऑफ x है वो dt है आपके पास, और फिर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स है t तो ये टी स्क्वायर, और डिफरेंशियल ऑफ y जो है आपके पास ये 4 माइनस 2t dt। ठीक है, तो आप सिंपली इसको फिर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये 4t, ये है 4t और माइनस टी स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4t स्क्वायर और ये -2t क्यूब। ठीक है ना, तो ये जो है पूरा आपका इंटीग्रेंड है, इसको आपने इंटीग्रेट करना है, तो ये 4t और ये -t² प्लस 4t², इसको सिंप्लीफाई कर लें आप, ये 3t² हो जाएगा, तो इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये 4t² प्लस t² अपॉन 2, पावर रूल लगा रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन का, इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3t³ ओवर 3, और हो जाएगा -2t4/4। ये लिमिट्स सब में मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा फ्रॉम 4 to 1। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2, और इसमें फिर मैं लिमिट रख रहा हूँ 1² और -4² अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखे 1³ माइनस 4³, और ये आपके पास हो जाएगा हाफ, और ये 1/4 और -4⁴। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 × 1 - 16, ये हो जाएगा 1 - 64, और ये आपके पास हो जाएगा 1 - 216 4⁴ जो है, 64 को 4 4 और 16 256 होगा ये। ठीक है, तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे 2 × -15, और फिर ये आपके पास -63,
ये आपके पास -12 और ये हो जाएगा -255। तो आगे आप इसको खुद फिर आप सॉल्व कर लीजिएगा, एलसीएम लेगी तो ये इस लाइन इंटीग्रल की जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरीके से अब जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 15.2 है, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म आपको दी हुई है इस लाइन इंटीग्रल की, तो आपने इन लाइन इंटीग्रल्स को कैलकुलेट करना है 55 से 62 तक। ये डिफरेंट कर्व्स आपको दिए हुए जिनके अलोंग आपने इनको कैलकुलेट करना है। तो अब जैसे 55 है, बहुत सिंपल सा है, एक्सरसाइज 15.2 है आपके पास। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 55, तो ये लाइन इंटीग्रल निकालना है। इसमें मैंने जो कि डिफरेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है 2x माइनस वाई डी एक्स, और प्लस x प्लस 3y डी वाई। ठीक है, तो 55 में जो आपके पास कर्व है c, जिसके अलोंग आपने इसे कैलकुलेट करना है, तो वो x एक्सिस है फ्रॉम x0 टू x5। तो ये है x एक्सिस फ्रॉम x0 टू x5। ठीक है, तो इसकी डायग्राम आप सिंपल बना सकते हैं कि x एक्सिस के ऊपर x, ये जो कर्व है यहाँ से 0 से लेकर ये 5 तक, इस पॉइंट तक है, ये आपका कर्व है। ये x0 है यहाँ पर और यहाँ पे x5 है। तो यानी इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये 0 0 है और ये 5 0 है। तो इस पूरे कर्व के अलोंग जो है x की वैल्यू तो चेंज हो रही है फ्रॉम 0 टू 5, लेकिन जो y है उसकी वैल्यू जो है वो 0 रहेगी। तो इसमें y जो होगा आपके पास कर्व के अलोंग 0 है, और x जो है आपके पास वो चेंज होता है फ्रॉम 0 टू 5। ठीक है, तो आप पैरामीटराइजेशन कर लें, x को t कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, या इन टर्म्स ऑफ x भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x आप t लेंगे तो t हो जाएगा फ्रॉम t पैरामीटर की वैल्यू चेंज होंगी फ्रॉम 0 टू 5। तो खुद यहाँ पे x जो है वो आपका पैरामीटर है t। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास जो x की वैल्यू चेंज हो रही है फ्रॉम 0 टू 5 टू x माइनस वाई, वाई आपके पास 0 है, तो क्योंकि y 0 तो इसका जो डिफरेंशियल होगा आपके पास वो भी 0 होगा। तो डिफरेंशियल ऑफ y 0 है। ठीक है ना, ये इसके अंदर मैं सब्सटीट्यूशन कर रहा हूँ। dx तो dx ही रहेगा, क्योंकि हम x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, और प्लस x प्लस 3y, तो x प्लस 3 और y की जगह है आपके पास 0 और dy है आपके पास 0। तो ये आपके पास जो फिर इंटीग्रल बचेगा 0 टू 5, ये तो 0, तो ये 2x dx, और ये आपके पास ये पूरी जो टर्म है ये 0 हो जाएगी 0 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो जस्ट ये बचेगा 2x dx, तो इसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2, और ये लिमिट है 5 टू 0। तो ये फिर एक्स स्क्वायर, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपके पास हो जाएगा 25। अगर आप इसको पैरामीटर टी की फॉर्म में करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे खुद आप पैरामीटर जो है वो एक्स ही, यानी आप एक्स को टी लेते तो फिर आपका जो डी एक्स होता वो आपके पास डी टी होता, डिफरेंशियल ऑफ एक्स, और फिर y आपके पास 0 होता इस कर्व के अलोंग, तो जो डिफरेंशियल ऑफ y आपके पास होता वो 0 होता।
और क्योंकि एक्स टी है तो इस कर्व के अलॉन्ग जो है टी चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 to 5, तो फिर ये पैरामीटर टी की वैल्यूज होती है फ्रॉम 0 to 5। ठीक है, तो आप इसको फिर कैलकुलेट करते जब इस लाइन इंटीग्रल को 2x माइनस वाई टी वाई डी एक्स एंड प्लस एक्स प्लस 3y dy। ठीक है, तो जो पैरामीटर टी है इसकी लिमिट से 0 से 5, और फिर x की जगह आप रख देते टी, तो 2t, y की जगह 0, डिफरेंशियल ऑफ x की जगह डिफरेंशियल ऑफ t, फिर ये x की जगह t और y की जगह 0, और डिफरेंशियल ऑफ y है ये आपके पास 0। तो ये पूरी टर्म तो 0 हो जाती है, और फिर यहाँ पे ये आपके पास बचता, ये इंटीग्रल बचता है। तो क्योंकि x जो है वो t के बराबर था, तो खाली x की फॉर्म में करते तो वहाँ पे क्या आता है 2x dx आया था, तो एक ही चीज़ है। ठीक है ना, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं पैरामीटर t में कन्वर्ट करके। अगर खुद x पैरामीटर t के बराबर है तो जस्ट इन इन टर्म्स ऑफ x भी आप उसको कर सकते हैं। तो ये उसी तरीके से आपको 25 मिल जाता है। ठीक है ना, तो ये जो है हम इसको एवेलुएट कर लिया हमने अच्छी तरह। ये जो सी ए और ये वाई एक्सिस है, अब वाई एक्सिस पे अगर आप जाते हैं तो इसमें वाई चेंज होगा, एक्स जीरो होगा। ठीक है ना, तो वो ज़्यादा आसान है। अब इसमें जैसे फर्ज करें, अब ये वाला करते हैं, 62 है, ये इलिप्टिक पाथ है आपके पास। ये एलिप्स की इक्वेशन, एलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन है, 4 साइन टी और 3 कॉस टी है, फ्रॉम 0 t to 4 0। तो यही लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, लेकिन अब जो कर्व है जिसके अलोंग कैलकुलेट करना वो चेंज हो गया है। तो 62 में आपके पास, तो ये जो c आपको दिया हुआ है ये आपके पास है x इज इक्वल टू 4 sin t, और y आपके पास है 3 sin t, 3 cos t। और ये फ्रॉम 0 3 से 4 0 तक, ये जो हम इसको पर आर्क ट्रेवर्स करेंगे तो उसके अलोंग हम ये जो है हमारा कर्व है, हमने लाइन इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, तो ये जो ये जैसे ये एलिप्स है आपके पास, ठीक है ना, तो ये मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस A4 है आपके पास, और B जो है आपके पास वो 3 है। तो इसको पर ये पॉइंट है 0 3 ये पॉइंट होगा आपके पास। 0 3 से 4 0 ये पॉइंट है। तो ये हमारा जो है ये कर्व है C। इस तरीके से हम जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है, पैरामीटर टी की वैल्यू क्या होगी, टी की इनिशियल वैल्यू रखने पर एक्स आपको जो है वो 0 मिलना चाहिए, और वाई आपको जो है वो 3 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टी आपके पास यहाँ पे अगर आप टी की वैल्यू रखें और एक्स 0 आपको मिले, तो टी 0 ले लें, क्योंकि साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। तो जब टी 0 रखेंगे यहाँ पे तो x हो जाएगा 0,
और यहाँ पे रखेंगे 0, cos 0 1 है तो y हो जाएगा 3, तो ये पॉइंट मिलेगा 0 3। तो ये पैरामीटर t की इनिशियल वैल्यू है, और जब यहाँ पे पहुँचे तो t की वैल्यू रखने पर x बिकम्स 4 और y बिकम्स 0। तो t आप ले लें 90 डिग्री पाई बाई 2, क्योंकि साइन पाई बाई 2 होता है 1। तो जब आप t रखेंगे पाई बाई 2 तो साइन पाई बाई 2 1 होगा, तो x बिकम्स 4 और cos 90 0 होता है, y बिकम्स 0। ठीक है ना। तो ये हमें पैरामीटर की वैल्यूज मिल गई है इस कर्व के ऊपर। फिर डिफरेंशियल ऑफ एक्स आप निकाल लें डी एक्स। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा 4 साइन टी का डेरिवेटिव होता है कॉस टी, ये 4 कॉस टी डी टी। और डिफरेंशियल ऑफ वाई आप निकाल लें, जो वाई की आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई ये है। कॉस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, तो ये हो जाएगा -3 साइन टी डी टी। ठीक है, तो फिर हम ये लाइन इंटीग्रल जो है ये कैलकुलेट करते हैं। तो ये लाइन इंटीग्रल जो है आपके पास ये है 2x माइनस वाई डी एक्स। टू एक्स माइनस वाई एंड डी एक्स और प्लस एक्स प्लस 3y टी वाई। ठीक है, तो ये लाइन इंटीग्रल जो हमने एवेलुएट करना है इस कर्व के अलोंग, तो जो पैरामीटर है उसकी वैल्यूज हैं 0 से पाई बाई 2, तो इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई बाई 2, फिर रख दे 2x। तो x आपके पास 4 साइन टी, ये x पुट कर दिया मैंने, माइनस वाई, वाई आपके पास है 3 कॉस टी, और ये रखते हैं डिफरेंशियल ऑफ x, तो ये है 4 कॉस टी डी टी। ठीक है, तो ये फिर प्लस इसमें रखें एक्स, एक्स से 4 साइन टी और प्लस 3 इंटू वाई, वाई आपके पास 3 कॉस टी, और ये डिफरेंशियल ऑफ वाई ये आपके पास है -3 साइन टी डी टी। ठीक है, तो हम सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करके फिर फाइनली जो है इसको इंटीग्रेट करेंगे हम। तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 कॉस टी, ये 4 टू ज़ा 8 और 8 4 ज़ा, ये आपके पास हो जाएगा 32 साइन टी कॉस टी। ठीक है, डी टी को बाहर ही रखेंगे हम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, फिर ये हो जाएगा -12 कॉस स्क्वायर टी। ठीक है, फिर इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर ले, 4 साइन टी, ये -3 4, तो ये -12 साइन टी और साइन टी साइन स्क्वायर टी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 साइन टी कॉस टी। ठीक है, ये एक ही टर्म बना ली और ये डी टी बाहर हमने रख लिया। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो 32 साइन टी कॉस टी -27 साइन टी कॉस टी, तो ये 5 साइन टी कॉस टी। इसमें से -12 कॉमन है, तो ये कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर 2 होगा, जो कि 1 होगा, तो ये हो जाएगा -12। ठीक है, तो फिर अब इसको इंटीग्रेट कर लिया आप, तो ये साइन टी को इंटीग्रेट करें, इसके साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद है कॉस टी, तो ये पावर उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर टी अपॉन 2, और ये लिमिट पुट करेंगे इसमें 0 से 5 पाई बाई 2 तक, और ये है 12t, इसमें ये लिमिट पुट करते हैं 0 से पाई बाई 2।
तो ये आपके पास जो है 5/2 है, ये कांस्टेंट है, और फिर इसमें लिमिट पुट कर दें आप। पहले साइन स्क्वायर टी की जगह π/2, तो साइन स्क्वायर π/2 माइनस साइन स्क्वायर 0, ये 12t है, टी की जगह लिमिट रख दें π/2 अपर माइनस लोअर, तो ये हो जाएगा 5/2। तो साइन π/2 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, साइन 0 0 होता है, -12, और ये हो जाएगा π/2, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 5π/2 -6π, तो ये आपके पास हो जाएगा 5 - 12π/2। तो ये आपके पास इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें जो बाकी क्वेश्चन है वो फिर आप कर लीजिएगा। अब आ जाए, अब इसके बाद अब ये लाइन इंटीग्रल ही को हम आगे स्टडी करते हैं। तो अब इसमें एक तो सिंपली क्लोज्ड कर्व क्या होता है। ठीक है, तो ये तो आपके पास ये कोई भी कर्व है सी। सर ये टॉपिक का नाम है सिंपली क्लोज्ड। ठीक, ये नया टॉपिक है। अच्छा। अब नए टॉपिक के लिए तो सिंपली क्लोज कर्व किसे कहते हैं, तो ये आपके पास ये कर्व है ना। अगर ये इस कर्व का आपके पास इनिशियल पॉइंट है, ए कह लें, इसका इनिशियल पॉइंट है जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, और ये इस कर्व का जो है फाइनल पॉइंट कह लें आप, जहां पे ये एंड हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम हो, तो फिर ये कर्व जो होगा क्लोज्ड होगा। अगर इफ अगर इसका जो इनिशियल पॉइंट है इज द सेम एज द फाइनल पॉइंट, आप जहां से चले, यानी ये पॉइंट अगर इसे जोड़ दे, जहां से चले और वहीं पर ही वापस पहुंच जाएं आप, यही इसका इनिशियल पॉइंट है, और फिर आप ऐसे गए हैं और ऐसे आप वापस आ गए, यही इसका फाइनल पॉइंट है। तो फिर ये जो कर्व होगा आपके पास, इट विल बिकम क्लोज कर्व। तो ये जो है आपके पास ये फिर क्लोज कर्व होगा। देन कर्व इज क्लोज्ड। ठीक है, ये तो क्लोज कर्व है। अब सिंपली क्लोज कर्व आपके पास क्या है, तो अगर ये आपके पास कर्व है, ये भी जहां से स्टार्ट हो रहा है घूमकर वापस वहीं पर आ रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ, ये ऐसे गया, ऐसे। ठीक है ना, तो ये भी क्लोज कर्व है, लेकिन ये अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये सेल्फ इंटरसेक्शन कर रहा है। ये भी क्लोज कर्व है, लेकिन ये सेल्फ इंटरसेक्शन नहीं कर रहा। या ये ऐसे है आपके पास, ये कर्व भी क्लोज है, लेकिन ये कई दफा सेल्फ इंटरसेक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये सेल्फ इंटरसेक्शन हो रही है, ये खुद अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक ऐसा क्लोज कर्व जो अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करता हो, उसको हम कहते हैं सिंपली क्लोज कर्व। तो इसके अंदर ये कर्व सिंपली क्लोज कर्व है, इसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, यानी सिंपली क्लोज कर्व जो है ये क्लोज का मतलब क्या है कि
इसके अंदर आप अगर इस कर्व के ऊपर अगर आप ट्रेवल करेंगे तो जहां से आप चलेंगे वापस वहां पर वापस पहुंच जाएंगे आप। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। तो अगर ये अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहा है तो फिर ये सिंपली क्लोज नहीं है। तो ये सिंपली क्लोज कर्व है, ये सिंपली क्लोज कर्व है, लेकिन ये सेल्फ इंटरसेक्टिंग कर्व है। ये क्लोज कर्व तो है लेकिन ये सिंपली क्लोज कर्व नहीं है। तो एक सिंपली क्लोज कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करता। तो ए सिंपली क्लोज्ड कर्व इज ए कर्व इज ए क्लोज कर्व which does not intersect itself, which does not intersect itself। ठीक है, तो समझ गए कि सिंपली क्लोज कर्व क्या है। अच्छा, अब ये तो सिंपली क्लोज कर्व है, फिर इसके बाद है सिंपली कनेक्टेड रीजन। सर इसका कोई क्वेश्चन नहीं है? पहले समझ लें फिर उसके बाद क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। तो पहले तो ये ठीक। डेफिनेशन समझना जरूरी होती है ना, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर जब ये लैंग्वेज यूज होती है तो अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो फिर आप वो क्वेश्चन को नहीं समझ सकेंगे। तो अब सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या है, तो देखिए जब कोई भी आप सिंपली क्लोज कर्व लें, यानी ये सिंपली क्लोज कर्व है। ठीक है, तो ये जो सिंपली क्लोज कर्व है तो इट विल इनक्लोज ए रीजन। तो ये एक रीजन को इनक्लोज करेगा, यानी ये एक सरफेस को इनक्लोज करेगा। ये रीजन है, ये रीजन है जिसको मैं कह रहा हूं आर। ये आपका रीजन है। तो एक सिंपली या एनी क्लोज कर्व इनक्लोजेस ए रीजन। ठीक है ना, तो अगर जैसे आप जो है ये एक पैराबोला के अलोंग जाते और फिर इस पॉइंट तक, जैसे ये पैराबोला आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आप जाते हैं 0.00 से 0.11 तक। ठीक है ना, फिर इस लाइन के अलोंग वापस आ जाते हैं इसी पॉइंट पर। ये लाइन है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो ऐसे आप गए और फिर ऐसे वापस आ गए। तो ये एक सिंपली क्लोज कर्व है। तो ये एक पीस वाइज है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा पीसीज हैं, स्मूथ नहीं है। यहाँ पे कॉर्नर है तो आप ऐसे गए हैं और ऐसे गए हैं, तो ये जहां से आप गए हैं वहां पे आप वापस आ गए, तो ये क्लोज कर्व है। और ये सिंपली क्लोज कर्व है क्योंकि ये अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो ये इस रीजन को, ये जो रीजन है ये इसको जो है इनक्लोज कर रहा है। ये जो रीजन है ये आपका रीजन है जिसको ये इनक्लोज कर रहा है, आर। तो अब जैसे ये आपके पास ये भी एक क्लोज कर्व है, लेकिन ये सिंपली क्लोज कर्व नहीं है, तो ये इस रीजन को इनक्लोज कर रहा है। ये आपके पास एक रीजन है, इसके अंदर ये होल्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये होल्स को अगर होल्स को अगर आप इसके अंदर होल्स हैं तो ये रीजन है जो यहाँ पे इनक्लोज हो रहा है। ये रीजन है, ये सरफेस है पूरी आपकी। जैसे आपका ये डोनट्स या जैसे ये आपके पास है, ये आपके पास एक टायर है, ये इसमें होल है, तो ये इसके अंदर ये रीजन जो है ये इनक्लोज हो रहा है। ठीक है, तो सिंपली कनेक्टेड रीजन कैसा रीजन होगा? एक ऐसा रीजन जिसके अंदर कोई होल ना हो। तो अब जैसे ये जो आपके पास रीजन है ये सिंपली कनेक्टेड है, इसमें कोई होल नहीं है। अच्छा, तो एक सिंपली कनेक्टेड रीजन इज इनक्लोज बाय ए सिंपली क्लोज कर्व व्हिच डज नॉट हैव ए होल। ये जो रीजन है, ये जो इनक्लोज कर रहा है जो कर्व है वो सिंपली क्लोज कर्व नहीं है, तो ये जो है सिंपली कनेक्टेड रीजन नहीं है। ये जो आपके पास रीजन है ये जो कर्व इसको इनक्लोज कर रहा है वो सिंपली क्लोज कर्व है, तो ये आपके पास सिंपली कनेक्टेड रीजन है। लेकिन ये जो आपके पास ये जो रीजन है ना ये सिंपली कनेक्टेड नहीं है क्योंकि इनके अंदर होल्स है।
तो ये सिंपली कनेक्टेड नहीं है, ये भी सिंपली कनेक्टेड नहीं है। तो जो सिंपली कनेक्टेड रीजन होंगे आपके पास, उनके अंदर होल्स नहीं होंगे। ये सिंपली कनेक्टेड रीजन है, लेकिन इसके अंदर अगर एक भी होल आ जाए, इसके अंदर अगर बहुत सारे होल्स हैं, तो ये जो रीजन है आपके पास, ये सिंपली कनेक्टेड रीजन नहीं है। ठीक है, तो एक सिंपली कनेक्टेड रीजन इज इनक्लोज बाय ए सिंपली क्लोज्ड कर्व। तो एक सिंपली कनेक्टेड रीजन की जो बाउंड्री होगी ना, वो एक सिंपली क्लोज्ड कर्व होगा, यानी एक ऐसा कर्व होगा उसकी बाउंड्री जो खुद अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा, और उसके अंदर कोई होल्स मौजूद नहीं होंगे। ठीक है, तो ये जो आपके पास रीजन है ना, इसकी बाउंड्री जो है वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, वो इसकी बाउंड्री है। तो सिंपली कनेक्टेड रीजन समझ गए क्या होता है? तो ये सिंपली कनेक्टेड रीजन जो है, सिंपली कनेक्टेड रीजन इज enclosed by a simply closed curve and it does not have any holes. ठीक है, तो ऐसे रीजन को यानी एक जो सिंपली कनेक्टेड रीजन है विच इज जिसकी बाउंड्री जो हो वो एक सिंपली क्लोज कर्व हो, तो जैसे ये आपके पास जो कर्व है सिंपली क्लोज कर्व है, ये जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर ये टर्मिनेट हो रहा है, क्लोज्ड है, और ये अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, सेल्फ इंटरसेक्टिंग नहीं है, तो ये सिंपली क्लोज कर्व है। तो ये जो रीजन ये जो बाउंड कर रहा है ना, तो ये सिंपली कनेक्टेड रीजन है, ये जो रीजन है, यानी ये जो सरफेस को जो बाउंड कर रहा है, ये जो सरफेस है, ये जो रीजन है आपके पास, तो ये सिंपली कनेक्टेड रीजन है। ये सिंपली कनेक्टेड रीजन है। ठीक है, तो सिंपली कनेक्टेड रीजन की जो बाउंड्री होती है वो एक सिंपली क्लोज कर्व होता है। तो द बाउंड्री ऑफ ए सिंपली बाउंड्री ऑफ ए सिंपली कनेक्टेड रीजन इज ए सिंपली क्लोज कर्व। तो ये डेफिनेशन समझ गए आपके, सिंपली क्लोज कर्व क्या है और सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या है? यस सर। तो एवरी अगर आपके पास कोई भी सिंपली क्लोज कर्व है होगा, तो इट विल इनक्लोज ए सिंपली कनेक्टेड रीजन, तो दे आर रिलेटेड। अगर आप सिंपली क्लोज कर्व जो है उसको चेंज करोगे, जैसे ये रबड़ का बना हुआ है, आप इसको अगर खींच देते हो, खींच के ऐसा कर देते हो, तो जाहिर है इसके अंदर जो रीजन अब इनक्लोज है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, उसका एरिया चेंज हो जाएगा। तो अगर अब ये सिंपली क्लोज कर्व आप समझ लीजिए रबड़ का बना हुआ है, तो आप इसको किसी भी शेप का बना सकते हैं, मतलब आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, सिंपली क्लोज कर्व को आप ऐसी भी शेप दे सकते हैं, आप इसको जितना खींचना चाहें खींच सकते हैं, पर इसको आप तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, आप इसको खींच के ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है ना, ये शेप भी दे सकते हैं। तो अगर आप इसको डिफरेंट शेप दें सिंपली क्लोज कर्व को, तो इस तरह ये जो रीजन इंक्लोज करेगा उसकी शेप चेंज हो जाएगी, उसका एरिया चेंज हो जाएगा। तो सिंपली क्लोज कर्व और जो सिंपली कनेक्टेड रीजन है, दे आर रिलेटेड, एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे। आप शेप चेंज करेंगे सिंपली क्लोज कर्व की, तो जो उसमें जो इनक्लोज रीजन होगा सिंपली कनेक्टेड रीजन, जाहिर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो लेकिन ये अब इनमें अब रिलेशन अब हम देखते हैं इनमें। तो अब आ जाएं, अब हमने पढ़ना है ग्रीन्स थ्योरम। यह आपका नया टॉपिक है। तो ये दरअसल आपके पास एक लाइन इंटीग्रल और एक डबल इंटीग्रल में जो है एक रिलेशन है। तो अभी लाइन इंटीग्रल हम पढ़ चुके हैं, तो दिस इज ए रिलेशन between a line integral and a double integral.
ठीक है, तो ये जैसे तो ग्रीन्स थ्योरम के मुताबिक जैसे ये आपके पास एक सिंपली क्लोज कर्व है, तो ये आपके पास जो है ये इसकी बाउंड्री है, ये इसकी जो बाउंड्री है एक सिंपली क्लोज कर्व है सी। तो अगर आपके पास आपके पास कोई वेक्टर फील्ड डिफाइन है जो कि उसको मैं प्लेन में ले रहा हूं, तो ये आपके पास है एम आई प्लस, ये इसका एक्स कंपोनेंट है एम, कैपिटल एम, और कैपिटल एन जो इसका वाई कंपोनेंट है। ठीक है ना, तो ये वेक्टर फील्ड है, ये वेक्टर फील्ड इन प्लेन, क्योंकि इसका जेड कंपोनेंट जीरो है। एक वेक्टर फील्ड इन प्लेन ये आपके पास है। और अब ये जो वेक्टर फील्ड है ना, आप इस क्लोज कर्व के अलोंग इसका लाइन इंटीग्रल निकालें, तो क्लोज कर्व के अलोंग इसका जो लाइन इंटीग्रल आप निकालेंगे, आपको पता है वो जो लाइन इंटीग्रल है उसके लिए आप ये जो एफ है इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे आप, ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है ऑफ पोजीशन वेक्टर उसके साथ, और इसको अभी डिफरेंशियल फॉर्म में मैंने लिखा है, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है जो अभी हमने ऊपर देखी है। तो ये इस वेक्टर फील्ड, ये जो प्लेन वेक्टर फील्ड है, प्लेन वेक्टर फील्ड का मतलब है कि ये सिर्फ एक प्लेन के ऊपर डिफाइन है, इसका जो वाई कंपोनेंट है वो जीरो है। प्लेन तो डेट इज अ प्लेन वेक्टर फील्ड। ठीक है ना, वाई कंपोनेंट जो इसका जीरो, तो एक जो प्लेन वेक्टर फील्ड है, क्योंकि ये जो रीजन है आपके पास ये एक प्लेन में है, तो इसलिए जो मैं वेक्टर फील्ड जो होगा वो एक प्लेन वेक्टर फील्ड होगी। तो ये जो आपके पास प्लेन वेक्टर फील्ड है, इसका अगर इस क्लोज कर्व के अलोंग में लाइन इंटीग्रल निकालूं तो वो ये है। तो ग्रीन्स थ्योरम के मुताबिक ये जो क्लोज कर्व है, ये जो रीजन बाउंड कर रहा है, जो रीजन इनक्लोज कर रहा है ये रीजन, तो इस लाइन इंटीग्रल को हम इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। ये क्लोज कर्व ये जो रीजन बाउंड कर रहा है डेट इज आर, तो ये जो लाइन इंटीग्रल है ऑफ दिस प्लेन वेक्टर फील्ड ओवर दिस सिंपली क्लोज कर्व सी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो that will be equal to double integral over this region R of the difference of रिवर्स पार्शियल डेरिवेटिव। रिवर्स पार्शियल डेरिवेटिव क्या है कि जो n है जो dy के साथ लिखा हुआ है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू x, रिवर्स कर दें, ये डिफरेंशियल ऑफ y के साथ है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव लें आप विद रिस्पेक्ट टू x माइनस, और ये जो m डिफरेंशियल ऑफ x के साथ लिखा हुआ है इसका आप पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये रिवर्स पार्शियल डेरिवेटिव है। तो दिस लाइन इंटीग्रल, और ये क्योंकि क्लोज कर्व है तो उससे मैं ये सर्किल बना रहा हूँ, तो दिस लाइन इंटीग्रल ओवर दिस सिंपली क्लोज कर्व इज इक्वल टू द डबल इंटीग्रल ओवर दिस रीजन ऑफ द डिफरेंस ऑफ रिवर्स पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसको हम कहते हैं ग्रीन्स थ्योरम। यानी ये जो लाइन इंटीग्रल आप निकाल रहे हैं इस कर्व के अलोंग, तो इसको निकालने का एक तरीका ये कि आप ये डबल इंटीग्रल निकाल रहे हैं इस पूरे रीजन के ऊपर, और किस चीज का निकालें, ये जो m और n है इनके रिवर्स पार्शियल डेरिवेटिव का डिफरेंस का डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं आप इस रीजन के ऊपर, तो वो इस लाइन इंटीग्रल के बराबर होगा, तो दैट इज कॉल्ड ग्रीन्स थ्योरम। तो इसको हम कहते हैं ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, तो ये ग्रीन्स थ्योरम क्या करता है, ये एक लाइन इंटीग्रल को, यानी जो कि एक वन डायमेंशनल इंटीग्रल है उसमें सिर्फ एक इंटीग्रल इन्वॉल्व है, तो ग्रीन्स थ्योरम जो होता है वो एक लाइन इंटीग्रल को रिलेट करता है डबल इंटीग्रल के साथ। एक सिंपली क्लोज कर्व के अलोंग जो इंटीग्रल है उसको रिलेट करता है वो कर्व जो रीजन बाउंड कर रहा है उसके इंटीग्रल के साथ। यानी ये जो लाइन इंटीग्रल है जो हम इस सिंपली क्लोज कर्व के अलोंग निकालेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू द डबल इंटीग्रल ओवर दिस रीजन। अब किस चीज का, जो आपके पास ये जो लाइन इंटीग्रल में आपके पास जो कंपोनेंट है, तो आप इनके रिवर्स पार्शियल डेरिवेटिव का डिफरेंस लेकर
अगर आप ये डबल इंटीग्रल निकाल लें ओवर दिस रीजन तो दीज टू इंटीग्रल्स विल बी इक्वल। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ग्रीन्स थ्योरम। अब इसमें जो डी है डिफरेंशियल ये डी ए जो है आपके पास, डी ए क्या है, ये जैसे एरिया है तो ये डिफरेंशियल ऑफ एरिया है। तो जो एरिया आपके पास होता है ये किसके बराबर होता है, डिफरेंशियल ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ वाई। तो जो डी ए होता है एक्चुअली, ये जो डिफरेंशियल एरिया है आपके पास, तो डेट इज इक्वल टू डी एक्स इंटू डी वाई। तो फिर जब हम इंटीग्रेट करते हैं ये जो डबल इंटीग्रल है, तो फिर इसमें दो दफ़ा हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, एक वाई के लिहाज से और एक एक्स के लिहाज से। तो ये डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब जैसे अब इसके एग्जाम्पल करते हैं हम ग्रीन्स थ्योरम की। तो जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब जैसे ये आपके पास है, यूज ग्रीन्स थ्योरम टू इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल। पहले हम ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हम ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। अब जैसे ये एक्सरसाइज 15.4 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हमने वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम बाय इवेल्युएटिंग बोथ इंटीग्रल्स। तो इसमें हम ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने का मतलब ये है कि एक तो लाइन इंटीग्रल निकालेंगे, और दूसरी तरफ जो ग्रीन्स थ्योरम हमें बताता है कि ये लाइन इंटीग्रल इस डबल इंटीग्रल के बराबर है, तो हम इस डबल इंटीग्रल को कैलकुलेट करेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो इस तरह जो ग्रीन्स थ्योरम होगा वो वेरीफाई हो जाएगा। तो अभी हम अब पहले ग्रीन्स थ्योरम को हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करते हैं, ये जो लाइन इंटीग्रल है इसको हम कैलकुलेट करते हैं अलोंग दिस सिंपली क्लोज्ड रीजन्स। और जिस तरह पहले हमने लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट किया, फिर दूसरी तरफ हम ग्रीन्स थ्योरम की मदद से इस एक्सप्रेशन के जरिए इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करते हैं, तो दोनों इंटीग्रल बराबर आएंगे। तो इसका जो ग्रीन्स थ्योरम है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 15.4 है आपके पास। तो इसमें हम जो है ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। 15.4, तो इसमें है वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम। तो ये आपके पास ये वेरीफाई करने के लिए ये हम जो है लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे अलोंग दिस क्लोज कर्व सी। तो ये इसमें सिंपली क्लोज कर्व आपको दिया होगा, क्लोज कर्व इसलिए सर्किल बना देते हैं हम लाइन इंटीग्रल के ऊपर, ताकि पता चले कि ये जो लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं एक क्लोज कर्व के अलोंग निकाल रहे हैं। तो ये वाई स्क्वायर डी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, और फिर ये ग्रीन्स थ्योरम के मुताबिक ये डबल इंटीग्रल होगा ओवर दिस रीजन ऑफ रिवर्स पार्शियल डेरिवेटिव, partial derivative of n with respect to x minus partial derivative of m with respect to y। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको सिंपली क्लोज कर दिया हुआ है वो है बाउंड्री ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये क्लोज कर है आपके पास। तो ये बाउंड्री ऑफ द रीजन lying between the graphs of y is equal to x and y is equal to x स्क्वायर। तो अब y इज इक्वल टू एक्स हमें पता है और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें आप, तो आपको पता चल जाएगा कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो कंपेयर कर लें, y बराबर है तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे तो ये होगा x माइनस वन।
तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एक्स कोऑर्डिनेट दो आ जाएंगे, एक x0 और एक x1। तो किसी में भी पुट करके y निकाल लें, यहाँ पे पुट करें या यहाँ पे पुट करें। जब x0 रखेंगे तो y0 आएगा, x1 रखेंगे तो y1 आएगा। तो दो पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक 0 0 और एक 1 1। तो ये इन दोनों कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इनका ग्राफ बनाते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये पैराबोला है ये है, और y इज इक्वल टू एक्स ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास। ठीक है, तो ये कर्व है, इस तरह आप इसको यूं ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो ये बाउंड्री है आपकी क्लोज कर्व की सी की, और ये जो रीजन बाउंड कर रहा है ये रीजन है आपके पास। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपके पास 0 0, और ये है 1 1। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसका ये 1 है, और ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ये 1 है। ठीक है, तो ये रीजन इसमें बाउंड हो रहा है। ये आपका ये एक सिंपली क्लोज कर्व है, और ये इस रीजन आर को बाउंड कर रहा है। ये वो रीजन है जो इस डबल इंटीग्रल को हम इवलेट करते हुए यूज करेंगे, ये वाला रीजन है। ये जो सिंपली क्लोज कर्व है बाउंड्स दिस रीजन आर। ठीक है, तो अब पहले तो ये लाइन इंटीग्रल हम सिंपली निकाल लेते। तो लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए इसको पैरामेट्राइज अगर आप करते हो, तो पहले आप ये सी के अलोंग इसे निकालना पड़ेगा, और फिर यानी फ्रॉम 0 0 to 1 1 अलोंग इसको कह लो C1। ये जो क्लोज पाथ है C1 है, और ये आपके पास है C2। आपका जो पूरा कर्व है C वो C1 प्लस C2 है। तो पहले C1 के अलोंग लाइन इंटीग्रल निकालें, फिर C2 के अलोंग, उनको ऐड कर लेंगे तो ये टोटल लाइन इंटीग्रल आ जाएगा इस क्लोज कर्व के अलोंग। ठीक है, तो जो C1 है आपके पास उसको अगर आप पैरामेट्राइज करते हैं, C1 आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसकी सिंपल पैरामेट्राइजेशन क्या हो जाएगी, x को आप t ले लो खुद पैरामीटर के बराबर, तो y आपके पास हो जाएगा t स्क्वायर, और जो पैरामीटर t है वो चेंज होगा फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि टी एक्स के बराबर है तो जो x की वैल्यू है वही t की वैल्यू है। तो जब t 0 होगा तो x0 y0 आएगा, t 1 होगा तो x1 और y1 आएगा। तो आप इस तरह यूं ट्रेवल करते हुए यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे t0 से, और ये t1। तो इसके अलोंग ये लाइन इंटीग्रल मैं जो है कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये लाइन इंटीग्रल। तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, तो ये जो लाइन इंटीग्रल है अलोंग C1, तो ये है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको पहले मैं C1 के अलोंग निकालता हूँ। तो C1 के लॉग पैरामीटर की वैल्यू 0 से 1, y जो है आपके पास वो है एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और डी एक्स यहाँ से डी एक्स निकाल लें आप, तो डी एक्स जो है आपके पास वो है डी टी, और यहाँ से डी वाई निकाल लें, डी वाई जो आपके पास वो है 2t डी टी। ठीक है, तो डी एक्स ये है आपके पास डी टी, और फिर आपके पास है एक्स स्क्वायर, एक्स आपके पास है टी तो ये टी स्क्वायर, और डी एक्स जो है ये है आपके पास ये डी वाई होगा, ये डी वाई जो है ये 2t डी टी है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा ये x y आपके पास था टी स्क्वायर, तो ये टी स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये t की पावर 4 हो जाएगी, और ये 2t क्यूब हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसको आप इंटीग्रेट कर दें, t की पावर 4 का इंटीग्रल है t की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, और प्लस ये हो जाएगा 2t4 डिवाइडेड बाय 4, ये लिमिट रखेंगे 1 से 0, तो ये हो जाएगा 1/5, और ये हो जाएगा 1/2,
कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें एलसीएम आपके पास है 10, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 + 5, तो अलोंग C1 लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 7/10। ठीक है, फिर हम इसको निकालते हैं अलोंग C2। तो C2 जो है वो y = x है, और इसमें आप फ्रॉम 1 1 से 1 0 है। जो C1 था आपके पास ये फ्रॉम 0 0 to 1 था, 0 0 to 1 1। ठीक है, तो अब आप अब जब C2 के अलॉन्ग आ रहे हैं तो अब ये फ्रॉम 1 1 to 0 0 है। फ्रॉम 1 1 to 0 0। ठीक है, तो दोबारा वापस वहीं पे आ रहे हैं, सिंपली क्लोज कर रहे हैं। तो इसमें पैरामीटराइजेशन अगर आप कर लें तो इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगी, x आप ले लें t, तो y जो होगा आपके पास वो x के बराबर है, तो y भी आपके पास t होगा। लेकिन अब पैरामीटर t की वैल्यूज आपने इस तरह लेनी है कि t की जो इनिशियल वैल्यू रखें तो आपको 1 1 मिले। तो t 1 से आप ले लें 0, क्योंकि जब t 1 रखेंगे तो x1 और y1 होगा, तो ये पॉइंट मिलेगा, और जब t 0 होगा तो x0 y0 होगा, ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें अब ये जो लाइन इंटीग्रल हम निकाल रहे हैं अलोंग C2, ये है आपके पास y² dx और प्लस x² dy। तो ये जो पैरामीटर t है इसकी वैल्यू है 1 से 0 तक, ये इसकी लिमिट है। y जो है t है, तो ये t² हो जाएगा, dx यहाँ से dx आपको मिल जाएगा dt, और dy जो है ये भी है डिफरेंशियल ऑफ y जो है दैट इज डिफरेंशियल ऑफ t। ठीक है, तो dx ये dt है, और फिर x ये भी t है, तो ये t² और डिफरेंशियल ऑफ y ये dt है। तो ये आपके पास हो जाएगा t² यानी 2t² dt, तो ये हो जाएगा 2t³/3, और ये लिमिट पुट कर देंगे 1 से 0, तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो इस तरह ये जो पूरे क्लोज कर्व सी के लॉन्ग जो लाइन इंटीग्रल होगा, सो ये जो पूरा क्लोज कर्व है सी, इसके लॉन्ग जो लाइन इंटीग्रल है, तो क्योंकि ये दो पीसीस पर मुश्तमिल था, C1 और C2 पर, तो लाइन इंटीग्रल अलोंग C1 प्लस लाइन इंटीग्रल अलोंग C2 उसको ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास जो है इस पूरे क्लोज कर्व के अलोंग लाइन इंटीग्रल आ जाएगा। तो इस तरह ये जो लाइन इंटीग्रल है अलोंग दिस होल क्लोज कर्व y² dx प्लस x² dy का। तो C1 के अलोंग ये था 7/10, और C2 के अलोंग ये है 2/3। ठीक है, तो C1 के लॉन्ग हमने जो निकाला था दैट इज 7/10, और C2 का लॉन्ग है 2/3। तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये पूरे क्लोज करके लॉन्ग आ जाएगा लाइन इंटीग्रल। तो ये स्मेल सेम है 30, तो 3 7 21, और ये प्लस 7 2 14, तो ये आपके पास आ जाएगा 35/30, यानी 7/6। ठीक है, तो ये हमने लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकाल ली। जिस तरह हम लाइन इंटीग्रल को कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करने का तरीक़ेकार है, उससे हमने ये लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर लिया, ये वाला लाइन इंटीग्रल इसको हमने निकाल लिया, जो भी हमारे यूजुअल मेथड है लाइन इंटीग्रल को निकालने का। तो अब मुझे ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो अब ग्रीन्स थ्योरम के मुताबिक ये जो लाइन इंटीग्रल है, इसको आप इस एक्सप्रेशन की मदद से भी निकाल सकते हैं, दे बोथ आर इक्वल। तो अब हम इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं जो ग्रीन थ्योरम्स के मुताबिक है। तो अगर इसकी वैल्यू भी यही आ रही है, तो फिर इसका ग्रीन्स थ्योरम जो है वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं।
ग्रीन्स थ्योरम को यूज करते हैं अब हम। नाउ यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम के मुताबिक ये जो अभी हमने इंटीग्रल निकाला है इस क्लोज कर्व के अलोंग, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, तो ये जो क्लोज कर्व जो रीजन बाउंड कर रहा है उसके ऊपर आप डबल इंटीग्रल ले लें। ये जो डिफरेंस ऑफ रिवर्स पार्शियल डेरिवेटिव है, यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये किसकी जगह है आपके पास, ये m की जगह, ये m है आपके पास। m जो है वो आपके पास होता है y, ये जनरल क्या होता है m dx प्लस n dy, तो ये m है और ये n है। ठीक है, तो ये आपके पास m है और ये जो dy के साथ लिखा हुआ है ये आपके पास n है। तो जो m है इसका पार्शियल डेरिवेटिव आप निकालें विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा 2y, और ये n है आपके पास एक्स स्क्वायर, तो जो n है इसका पार्शियल डेरिवेटिव आप निकालें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास है 2x। ठीक है, तो ये जो आ, आपका जो क्लोज रीजन जो ये जो क्लोज कर्व है जो रीजन बाउंड कर रहा था, ये रीजन था। ठीक है ना, तो ये 0 0 से ये 1 1 था, और ये था आपके पास ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये जो रीजन है आपके पास ये इसके, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था और ये y इज इक्वल टू एक्स था। ये रीजन आर है आपके पास, इसके ऊपर जो है आपने ये डबल इंटीग्रल निकालना होगा इस रीजन आर के ऊपर। ठीक है, तो इसको एवेल्युएट करते हैं हम। ये जो डबल इंटीग्रल है ओवर आर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, और ये डी ए। ठीक है, तो अब इसमें ये वैल्यूज पुट कर दें। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपके पास है 2x माइनस, और ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y, ये आपके पास है 2y, और ये जो डिफरेंशियल ऑफ a है ये डबल डिफरेंशियल यानी डिफरेंशियल ऑफ y और डिफरेंशियल ऑफ x के बराबर है। तो अब इसमें पहले y की लिमिट बताएंगे और फिर x की लिमिट बताएंगे। तो इस रीजन में y की लिमिट बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या तरीकेकार होता है। जो डबल इंटीग्रल होता है, आप एक वर्टिकल लाइन इसमें ड्रॉ करें अपने रीजन के अंदर। ये वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ करी है, तो ये वर्टिकल लाइन की जो बॉटम लाइन, इस वर्टिकल लाइन का जो बॉटम पार्ट है वो जिस कर्व पर होगा वो y की लोअर लिमिट होगी, और जो अपर पार्ट, इस वर्टिकल लाइन का जो अपर पार्ट जिस कर्व पर होगा वो y की अपर लिमिट होगी। तो y की लिमिट है एक्स स्क्वायर से x तक, तो y को हम इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर से x तक, ये y की लिमिट है। और जो x की लिमिट है वो इस रीजन में जो x और की लोअर वैल्यू है जो कि 0 है, और x की अपर वैल्यू जो कि 1 है, तो x की लिमिट होगी 0 से 1। तो y की लिमिट्स तो वेरिएबल है इन टर्म्स ऑफ x, और x की लिमिट जो है वो आपके पास नंबर्स में। तो इस रीजन के ऊपर ये x y की लिमिट है और ये x की लिमिट है 0 से 1। तो अब इसको एवेल्युएट कर लें। ये डबल इंटीग्रल आपको पता आप किस तरह निकालेंगे, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये होगा 2xy माइनस, इसको करेंगे तो ये होगा 2y स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ये मैंने जो y वाला इंटीग्रल है उसको मैंने जो है एग्जीक्यूट किया, और ये फिर ये लिमिट्स इसमें पुट करूंगा मैं y की एक्स स्क्वायर से x।
और उसके बाद पुट करने के बाद फिर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें या पुट करें इसमें पहले x की जगह अपर लिमिट, तो ये आपके पास पहले मैं अपर लिमिट रख रहा हूँ 2x, y की जगह x माइनस 2y, y की जगह x, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो ये खाली वाई स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये पहले जो है मैंने y की जगह अपर लिमिट रख दी, यानी x रख दी, फिर y की जगह लोअर लिमिट, तो ये 2x, और अब y की जगह मैं रख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर, और माइनस ये y की जगह एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपके पास 0 से 1 ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास -2x³ और ये -x4। तो ये 2x² माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर -2x³ और ये +x⁴। तो इनको इंटीग्रेट कर लें आप, तो ये जो आपके पास से इंटीग्रल होगा हो जाएगा x³ अपॉन 3 और ये हो जाएगा 2x4 अपॉन 4 और ये हो जाएगा x5 अपॉन 5। ठीक है, तो उसमें लिमिट रख दें, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा आपके पास -1/2 और ये 1/5। तो इसमें एलसीएम ले लें, एलसीएम आपके पास ये आ रहा है 30, तो ये हो जाएगा 10 -15 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10 -15 और +6, ये 1/30 आपके पास दोनों वैल्यूज ये सेम आनी चाहिए, जो पीछे हमने वैल्यू निकाली है ये आपके पास है 7/6, 35/10 + 25 + 6। इसको देख लेते हैं कहीं पे कोई गलती हम कर रहे होंगे, तो इसको चेक करते हैं पहले। सी दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर t/2t और ये 0 से 1 है आपके पास, तो ये आपके पास इसमें पुट किया आपने y² dx + x² dy, तो ये t² का स्क्वायर है और dx dt है, और फिर x जो है t है तो t² और dy जो 2t dt है, तो ये t4 + 2t³ 5 to t4/4, तो 1/5 + 1/2, तो ये 10 और 2 + ये तो सही है आपके पास। फिर C2 के अलोंग जब हमने इसको निकाला है 1 1 से 0 0, तो ये जो आपके पास है वाई टी और एक्स टी, वाई t1 होगा तो x1 y1 t0 होगा, तो y² t² dt 1 से 0 2t² 2³ / 3 2/3 स्क्वायर किया 7/10 + 2/3 30, और ये 21 प्लस, अच्छा यहाँ पे गलती कर रहे हैं, ठीक है, ये एलसीएम है 30, इसको 10 से डिवाइड किया, 10 3 × 30 3 7 × 21,
फिर 30 को 3 से डिवाइड किया तो 3 10 ज़ा 30, 10 2 ज़ा 20 आएगा, और फिर 20 और 21 जो है आपके पास ये आपके पास हो जाएगा 10 टू ज़ा 20, ये 41/30 आएगा। तो ये 41/30 है, ये इसकी वैल्यू है। अच्छा इधर आ जाए, इधर वाई स्क्वायर, ये m है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, ये 2x है। अच्छा ये रीजन में लिमिट x स्क्वायर से x और 0 to 1, तो ये 2n माइनस 2y, तो ये 2xy माइनस 2y स्क्वायर अपॉन 2, तो पहले y की जगह x रखा माइनस y की जगह x स्क्वायर हो गया आपके पास ये, फिर माइनस 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, माइनस माइनस प्लस, तो इसको इंटीग्रेट किया हमने x³/3 और -2x4/4 प्लस x5/5, तो ये आपके पास जो है 1/3 -1/2 प्लस 1/5, एलसीएम है 30, तो ये 10 हो गया और 15 हो गया और ये 6 हो गया। तो इसमें कहीं पे हम गलती कर रहे हैं इस इंटीग्रल में। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर 2x, रीजन जो है एक्स स्क्वायर से x, इसको दोबारा सही तरीके से इसको करते हैं, तो ये 0 से 1 तक इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट कर ले विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका इंटीग्रल होगा 2xy, इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स स्क्वायर से x तक, फिर माइनस इसका पार्शल, इसका इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू y, तो पावर रूल लगाएंगे 2y² अपॉन 2, तो इसमें ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स स्क्वायर से x तक, फिर इसको जो है इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें लिमिट ये सब्स्टिट्यूट करें, y की जगह पहले अपर लिमिट रखते हैं यानी x, फिर -2x, लोअर लिमिट रख दें डेट इज x²। ठीक है, ये इस टर्म में कर दिया, फिर यहाँ पे आए 2 से 2 कैंसिल, माइनस और फिर y² इसकी जगह पर लिमिट x, तो ये x² और माइनस फिर y की जगह x² और फिर उसका भी स्क्वायर, तो ये यहाँ पे गलती हो रही थी हमसे। तो ये आपके पास हो जाएगा 2x² और ये होगा -2x³ माइनस x² और माइनस माइनस प्लस x4, तो ये 2x² माइनस x², ये x² और ये -2x³ और ये प्लस x4 dx, तो ये तो हो गया x³/3, ये -2x4/4 है और ये प्लस x5/5, ये तो सही है, तो ये 1/3 -1/2 और प्लस 1/5, तो इसमें एलसीएम जो है आपके पास 30 आ रहा है, ये 10 और -5
-15 और +6, तो ये आपके पास 1/30, इसकी यही वैल्यू आनी चाहिए। इसमें देख लीजिए, इसमें कोई गलती नहीं कर रहे हो हम। लॉन्ग C2, ये y इज इक्वल टू x1 1 से 0 0, 1 और 0। अच्छा, यहाँ पे देखिए गलती कर रहे हैं ना, ये लिमिट 1 से 0 है। 1 से 0 हम पुट कर रहे हैं, 0 से 1। यहाँ पे हमने रिवर्स कर दी, ये जो लिमिट है ना, ये है 1 से 0। ये है 1 से 0, हमने रिवर्स कर दी, 0 से 1 कर दी। ये 1 से 0 है, तो जब ये लिमिट इसमें पुट करेंगे आप, तो ये आपके पास अब पहले अपर लिमिट है, तो ये 0³/3, और माइनस लोअर लिमिट है 1³/3, तो ये आ जाएगा -1/3। तो ये इसकी वैल्यू अलोंग C2 -1/3। तो इसको जब ऐड करेंगे इसमें, तो ये है -1/3। तो ये आ जाएगा -20/3, तो ये आ जाएगा 1/30। ठीक है, तो ये इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू है 1/30, और इसको हमने ग्रीन्स थ्योरम से कैलकुलेट किया, तो इसकी वैल्यू भी 1/30 ही आ रही है। तो इस तरह जो ग्रीन्स थ्योरम है ना, वो वेरीफाइड हो गया है। सो ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, तो समझ में आ रही बात कि जब आप ग्रीन्स थ्योरम को आप वेरीफाई करेंगे, तो उसमें आपको क्या करना होगा, इस पे एक तो लाइन इंटीग्रल को आप उसी तरह जो उसका यूजुअल तरीका है उससे आप कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे हमने किया कि ये लाइन इंटीग्रल इस क्लोज कर्व के अलोंग निकालना था, तो पहले C1 के अलोंग निकाला, फिर C2 के अलोंग निकाला, तो फिर इन दोनों को ऐड कर लिया, तो ये इस पूरे क्लोज कर्व C के अलोंग हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। फिर ये जो ग्रीन्स थ्योरम का एक्सप्रेशन है, इसको यूज करके आप जो है इस डबल इंटीग्रल को आप कैलकुलेट करोगे। ये जो रीजन होगा इसमें, वो रीजन होगा जो ये क्लोज कर्व इनक्लोज करता है। तो उसको यूज करके आप जो है लिमिट्स मालूम करोगे कि y की लिमिट्स क्या हैं, x की लिमिट्स क्या हैं। तो इसका तरीकेकार क्या होता है कि जो भी आपके पास ये क्लोज रीजन है, तो इसमें आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें। जो इसमें वर्टिकल लाइन है, इसका जो लोअर पार्ट है, ये जो कर्व है, ये y की लोअर लिमिट होगी आपके पास, y की लोअर लिमिट होगी, और इसका जो अपर पार्ट जिस कर्व को टच कर रहा है, तो ये y की अपर लिमिट होगी। तो इससे आपको y की लिमिट्स मिल जाएंगी इन टर्म्स ऑफ x। जैसे यहाँ पे ये x² से x तक ये y की लिमिट थी, और फिर x की लिमिट जो आपके पास रीजन है बिटवीन x की जिन वैल्यूज के दरमियान वो बाउंड है बिटवीन 0 एंड 1, तो वो आपके पास x की लिमिट है। तो y की लिमिट्स तो आपके पास जनरली इन टर्म्स ऑफ x होती हैं, और जो x की लिमिट होती है वो नंबर्स में होती है। तो फिर आप ये जो डबल इंटीग्रल है, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो दोनों से आपको वैल्यूज जो है वो सेम मिलेगी। तो इस तरह ये जो ग्रीन्स थ्योरम है, ये वेरीफाई हो जाएगा। तो ये समझ गए आप ये किस तरह वेरीफाई करेंगे? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें तो पूछे। जी हेलो। हाँ, समझ गए आप इसे? तो अब इसके अंदर जो है इसी तरह अब आपने ये जो है एक्सरसाइजेस करनी है इसकी, ये अब वेरीफाई करने वाली 1 से लेके 4 तक। तो अब उसके बाद अब हम ग्रीन्स थ्योरम को यूज करके जो है लाइन इंटीग्रल को इवैल्यूएट करते हैं। तो अब जैसे एक्सरसाइज 7 से 10 तक है, तो उसमें यूज ग्रीन्स थ्योरम टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल। तो अब इस लाइन इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए हम ग्रीन्स थ्योरम को यूज करेंगे।
to use Green's theorem to evaluate line integral. तो ये आपके पास जो है लाइन इंटीग्रल है कि आप इसको इस कर्व सी के लॉन्ग निकाल रहे हैं। ये लाइन इंटीग्रल है y माइनस एक्स डी एक्स और प्लस 2x माइनस वाई डी वाई। ठीक है, तो ग्रीन्स थ्योरम को यूज करके हम इसे निकालते हैं। तो इसमें जो पाथ आपको दिया हुआ है, जैसे ये आपके पास है बाउंड्री ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू x, एंड ये क्वेश्चन नंबर 7 है। सी जो है आपके पास सी इज द boundary of the region between the graph of y is equal to x and y is equal to x square minus 2x। तो ये जो आपका रीजन है वो इन दोनों कर्व के दरमियान, ग्राफ के दरमियान जो बाउंडेड रीजन है उस वो रीजन है आपके पास। तो आप पहले मालूम कर लेंगे ये जो दोनों कर्व है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। तो दोनों में y की वैल्यूज को अगर आप बराबर रखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू x। तो x को यहाँ पे अगर आप शिफ्ट करें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो इसमें से x कॉमन है तो ये x माइनस 3। तो x की दो वैल्यूज मिल जाएंगे आपको, एक तो x0 है और एक x3 है। तो ये जो है इन दोनों कर्व्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनके x कोऑर्डिनेट है। अब ये y की वैल्यूज पुट करके आप x की वैल्यूज पुट करके y निकालने हैं, इसमें पुट कर दें x0 रखेंगे तो y 0 आ जाएगा। x0 है तो y 0 है, जब x3 रखेंगे तो y3 आ जाएगा। y इक्वल टू x में रखेंगे तो फिर y आपके पास 3 आएगा। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक तो 0 0 है और एक आपके पास है 3 3। ठीक है, तो अगर आप इनको ग्राफ्स को आप अगर ये बनाएं, कर्व को अगर आप ड्रॉ करें तो एक तो 0 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक 3 3 है। तो ये आपके पास एक तो ये पैराबोला है और एक आपके पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये 0 0 है और ये आपके पास जो है ये पॉइंट है 3 3। तो ये जो आपका क्लोज कर्व है ना सी, वो ये है। और ये जिस रीजन को बाउंड कर रहा है आर, जिसको पर हम ग्रीन्स थ्योरम यूज करेंगे, ये रीजन है, ये आपका आर है। ठीक है ना। तो ये जो आपके पास कर्व है इसकी इक्वेशन है ये ऊपर वाला कर्व है, इसकी इक्वेशन तो है y इज इक्वल टू एक्स। ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास, और जो आपके पास दूसरा जो कर्व है लोअर पार्ट, उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो जब हम ग्रीन्स थ्योरम यूज करेंगे तो ग्रीन्स थ्योरम के मुताबिक ये जो आपके पास इंटीग्रल है y माइनस एक्स डी वाई प्लस
2x माइनस वाई dy। ठीक है, तो ये इसके अंदर m है और ये इसके अंदर जो है n है। तो जो m है आपके पास वो है y माइनस एक्स। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव हम निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये है आपके पास 1 और जो n है आपके पास वो है 2x माइनस वाई। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। वो आपके पास है 2। ठीक है, तो अब हम जो है अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ग्रीन्स थ्योरम। तो लाइन इंटीग्रल को ग्रीन्स थ्योरम से निकालते हैं तो वो फिर जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये जो रीजन है इसके ऊपर जब डबल इंटीग्रल लेंगे तो इसमें अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो ये कर्व होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। तो वाई की जो लिमिट होगी वो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स से एक्स तक होगी। ठीक है, तो अब हम इसको एवल्यूएट करते हैं। तो अब जो हम यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम के मुताबिक ये जो लाइन इंटीग्रल होता है वो दिस क्लोज कर्व्स यानी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई का, तो ये बराबर होता है ये डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर विच इज इनक्लोज बाय दिस सिंपली क्लोज कर्व। तो उसके लिए ये जो डिफरेंस लेते हैं रिवर्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई, और फिर इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं इस रीजन आर के ऊपर। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखिए जो पार्शियल डेरिवेटिव एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है ये 2 था और ये आपके पास 1 था, तो ये 2 माइनस वन, ये आपके पास है डी वाई और ये डी एक्स। तो डी वाई की जो लिमिट थी ये थी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ये लोअर कर्व था और ये अपर कर्व था एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स से एक्स तक। और एक्स की लिमिट जो थी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट है 0 से 3 तक है, तो ये एक्स की लिमिट है 0 से 3। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 0 से 3 और ये आपके पास है एक्स स्क्वायर से -2x और ये x, ये 2 माइनस वन ये खाली 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करें। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इसका इंटीग्रल जस्ट होगा y। ये इसमें लिमिट रखते हैं हम, अपर लिमिट है x और लोअर लिमिट है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। तो पहले अपर माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करी, ये हो जाएगा आपके पास x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस टू एक्स।
तो ये 2x और x ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx तो इंटीग्रेट कर लें, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2, ये लिमिट्स रखेंगे x की 3 0, और ये x क्यूब ओवर 3। ठीक है, तो ये लिमिट रख दें 3/2, पहले x की अपर लिमिट तो ये 3 स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट 0 स्क्वायर, ये -1/3, और x की अपर माइनस लोअर 3 क्यूब और -0 क्यूब। ये 3/2, ये 3 स्क्वायर यानी 9, -1/3, ये 3 का क्यूब यानी 27, तो ये हो जाएगा 27/2, और ये 3 से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो ये एलसीएम है 2, तो 27 माइनस 18, तो ये आपके पास हो जाएगा 9/2, तो ये इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हमने ग्रीन्स थ्योरम यूज करके जो है लाइन इंटीग्रल को इवेल्युएट किया है। तो यहाँ पर फिर मैं ब्रेक लेता हूँ थोड़ी देर का, उसके बाद फिर हम क्लास दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है।